अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस लेक्चर को ले लेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई सा भी पॉइंट आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। तो देखते हैं हमारे पास इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो टैक्सेबल हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें एग्जाम्प्ट है, वो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये आपके पास हेड्स ऑफ इनकम में इसका नंबर 5 है और इसका सेक्शन नंबर 39 है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें टैक्सेबल होंगी, ये मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी हैं। इसमें सारी चीज़ें जो टैक्सेबल है वो मैंने अलहदा कर दी हैं और जो एग्जाम्प्ट होंगी वो मैंने अलहदा कर दी हुई हैं। तो ये सारी की सारी टैक्सेबल हैं। इसमें नंबर 1 पे आ रहा है कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड। अगर आप कैश में लोन लेते हैं, अच्छा एक पॉइंट हमने पढ़ा था लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के अलावा आप किसी से भी लोन लेते हैं तो वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। और अगर कैश लोन लिया हुआ है तो वो आपका टैक्सेबल होगा, और अगर आपने थ्रू क्रॉस चेक लिया है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। वो भी अब आगे हम एग्जाम्प्ट वाले पोर्शन में भी इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आ रहा है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी अवार्ड वगैरह देता है, कैश अवार्ड, तो ये आपका टैक्सेबल होगा। कंपनसेशन ऑन डिले रिफंड, आपको कोई भी रिफ़ंड होना था लेकिन डिले हो गया, जिसने आपको पैसे या कोई भी जो है वो रिफ़ंड करना था, कुछ भी उसने डिले कर दिया जिसकी वजह से उसने आपको कुछ कंपनसेट कर दिया, तो ये भी आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। एक कंपनसेशन हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी पढ़ा था, वो था कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई कंपनसेट करता है तो वो आपका बिजनेस सैलरी में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी आपको कंपनसेशन मिलती है तो वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और ये आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी। जी बच्चों, आपने देखा होगा सम टाइम टीवी शो के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पे कोई भी जो है वो कोई डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बदले हमें जो है वो पैसे मिलते हैं, तो वो भी हमारी इनकम में आएगा और वो हमारे पास अदर सोर्सेज में आएगा। तो उसकी आपने ग्रास अमाउंट को टैक्सेबल करना है, ग्रास अमाउंट आपने उसकी फुल अमाउंट को टैक्सेबल करना है। सम टाइम क्वेश्चन में लिखा होगा नेट, तो अगर नेट लिखा हो तो आपने उसे 100/90 से मल्टीप्लाई करके ग्रास में कन्वर्ट कर लेना है। अगर तो उसने ग्रास लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर भी वो ग्रास ही अमाउंट कंसीडर होगी। तो ग्रास लिखा हुआ है तो फिर हमने उसको डायरेक्टली टैक्सेबल कर देना, लेकिन अगर उसने नेट लिखा हुआ है तो नेट को ग्रास में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नेट अमाउंट होगी वो आपकी ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने ज़रा ध्यान से समझना है। उसके बाद लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फ़ी, आपने देखा होगा टीचर जो होते हैं वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो वहाँ पे ड्यूटी देती हैं या पेपर वगैरह बनाते हैं तो उसके बदले उनको फ़ीस वगैरह मिलती है, वो भी उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। और इसके लिए भी सेम ऊपर वाला ही रूल है, आपने इसकी ग्रास अमाउंट को टैक्सेबल करना है। अगर नेट अमाउंट दिया तो 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। रेमुनरेशन फॉर एग्जामिनेशन, ये भी सेम ऊपर वाला ही पॉइंट है, इसकी बस उसने वर्डिंग चेंज कर दी हुई है। सेम वही रूल है, ग्रास अमाउंट टैक्सेबल करेंगे, नेट होगी तो उसे 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रास में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसे हमने टैक्सेबल कर देना। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है एन्युटी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट। ये आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं पाकिस्तान पोस्टल एन्युटी सर्टिफिकेट के अंदर। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता है, एन्युटी रिसीव होती है, तो ये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। अच्छा बच्चों, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर भी एक पॉइंट पढ़ा था, सेल ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। तो वहाँ पे हमें जो बोनस शेयर मिले थे वो हमने सेल आउट कर दिए थे, जबकि यहाँ पे हम सेल आउट नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पे हमें कंपनी से बोनस शेयर रिसीव हो रहे हैं। लिखा हुआ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। आपको किसी प्राइवेट कंपनी से बोनस शेयर रिसीव हुए हैं, उनकी जो वैल्यू होगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। तो ये पॉइंट डिफरेंट है
और वो जो हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पॉइंट पढ़ा था वो टोटली डिफरेंट था, इनको आपने आपस में मिक्स नहीं करना। वहाँ पे लिखा था डिस्पोजल या सेल प्रोसीड ऑफ बोनस शेयर, आपको जो बोनस शेयर मिले थे वो वहाँ पे आपने सेल कर दिए थे, जबकि यहाँ पे आपको वो रिसीव्ड हो रहे हैं। रेमुनरेशन ऑफ लिटरेरी वर्क, आप कोई जो है वो लिखने पढ़ने से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, उसके ऊपर आपको रेमुनरेशन मिलती है, तो वो भी आपके पास अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, आपने किसी से किराए पे कोई जगह ली है और उसको आगे से आपने किराए पे दे दिया है, उसके ऊपर जो आपको किराया मिल रहा है, जो रेंट मिल रहा है, वो भी आपके पास अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो ये पॉइंट क्लियर आपको होना चाहिए। सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आपने किसी से किराए पे जगह ली है और उसको आगे से आपने किराए पे दे दिया है, तो वो चूंकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसलिए वो आपका अदर सोर्सेज में आएगा। अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपने रेंट पे दी हुई है, तो वो आपके पास फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच्ड विद बिल्डिंग, या आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले पॉइंट के अंदर हेडिंग में देखा था, हमने बात की थी, अगर आपको कोई रेंट मिलता है और उस रेंट के अंदर अगर आपके पास अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट भी शामिल है, जैसे हमने बात की थी सम टाइम हम प्रॉपर्टी जब रेंट पे देते हैं उसके अंदर अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे पार्किंग एरिया की फ़ैसिलिटी, इंटरनेट की फ़ैसिलिटी, तो इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप्स की फ़ैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उन फैसिलिटीज़ के लिए भी हम चार्ज कर रहे होते हैं। तो वो जो फैसिलिटीज़ हम चार्ज कर रहे होते हैं उसके बदले जो हमें पैसे मिल रहे होते हैं उसको हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से माइनस कर दिया था। अगर आपको याद हो इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपने उसको माइनस करना है, लेकिन उन चीज़ों को आपने अदर इनकम में आके यहाँ पे क्या कर देना है, टैक्सेबल कर देना है। तो ये वही अमाउंट है रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ मतलब इंटरनेट की फ़ैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फ़ैसिलिटी, पार्किंग की फ़ैसिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। रेंट फ्रॉम हायर ऑफ फर्नीचर, आपने कोई फर्नीचर वगैरह रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से आपको इनकम आ रही है। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है। प्रोफेशनल राइटर होगा तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, इसके बारे में हमने बिजनेस में बात की थी। तो नॉन प्रोफेशनल राइटर मतलब जो रेगुलर बेस पे नहीं लिखता, आपने देखा होगा सम टाइम जो है वो आप कोई कॉलम वगैरह लिखते हैं, उसको किसी न्यूज़पेपर में आप इशू कर देते हैं, उसके ऊपर आपको इनकम मिल जाती है, लेकिन आप जो है वो उसको एज अ प्रोफेशनल जो है वो आप नहीं लिखते, कभी कभार आप लिखते हैं, उसके ऊपर जो आपको इनकम मिल रही है वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, आपकी कोई फसल है, आपने अभी उसकी कटाई नहीं की हुई, उसको आपने ऐसे ही कटाई से पहले ही जो है वो सेल कर दी है, तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ यही वाला पॉइंट है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। कोई आप फैसिलिटीज़ यूटिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, बिजली गैस पानी, उसके ऊपर आपको अमाउंट रिसीव हो रही है, वो भी आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रॉयल्टी रिसीव फॉर लिटरेरी वर्क कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ, लिटरेरी वर्क आप कोई कुछ भी लिखती हैं, कोई बुक वगैरह लिखती हैं, अगर आपको उसका काम जो है वो विद इन 24 मंथ कंप्लीट हो जाता है लिखने का, तो उस सूरत में ये फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन रॉयल्टी रिसीव्ड फॉर लिटरेरी वर्क कंप्लीटेड आफ्टर 24 मंथ होगा, तो उस सूरत में आपने उसको फुली टैक्सेबल नहीं करना, बल्कि 1/3 लेके उसका टैक्सेबल कर देना है। कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर विकेटिंग द हाउस पोजेसन, इसका आपने 1/10 लेके इसको टैक्सेबल करना है। ये होता क्या है, आपने किसी से मकान दुकान किराए पे ली थी, आपने किराए पे दी नहीं है बल्कि आपने किराए पे ली थी कोई प्रॉपर्टी वगैरह, और आपने कांटेक्ट किया था फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का, आपने कहा था कि आफ्टर 5 ईयर जो है ये प्रॉपर्टी मैं आपको खाली करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा। अब जो प्रॉपर्टी का मालिक है, ऑनर है, उसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ गई है, वो उसको बेचना चाहता है या किसी भी वजह से उसको ज़रूरत पड़ गई है 5 सालों से पहले, वो आपको कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को खाली कर दो, लेकिन आप उसे कहते हो कि मैं तो 5 सालों से पहले खाली नहीं करूंगा, मेरे साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो आपको कहता है कि मुझसे कुछ पैसे ले लो और मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो आप अभी जो है खाली कर दो, मैं आपको कंपनसेट कर देता हूँ। तो आप कहते हैं ठीक है, तो वो आपको जो है वो प्रॉपर्टी खाली करने के लिए आपको 1 लाख रुपया फॉर एग्जांपल पे कर देता है। तो वो देखिए आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए इनकम बन जाएगी, और आपने उसको 1/10 लेके उसका जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देना।
तो ये सारी चीज़ें टैक्सेबल थी। अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जाम्प्ट होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। नंबर 1 में लिखा हुआ कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अभी हमने पीछे पढ़ा अगर प्राइम मिनिस्टर से आपको अवार्ड मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको अवार्ड मिलता है या फिर परफॉर्मेंस अवार्ड ग्रांटेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर से आपको अवार्ड मिलेगा तो ये एग्जाम्प्ट होगा। और प्राइम मिनिस्टर हमारा इमरान खान है इस टाइम, तो अगर आपको इमरान खान से कोई भी कैश अवार्ड मिलता है तो वो आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसके बाद लोन रिसीव फ्रॉम फादर ब्रदर फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, ये पॉइंट पर भी हमने पीछे पढ़ा। अगर कैश लोन आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन आपको थ्रू क्रॉस चेक अगर लोन मिलता है ब्रदर फादर मदर सिस्टर तो ये आपका एग्जाम्प्ट होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर मदर ब्रदर फ्रेंड, तो किसी से भी आपको गिफ्ट मिलता है तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट, आपकी कोई पर्सनल कार है उसे आप प्रॉफिट पे सेल कर देते हैं तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए, अब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको वो फुल अमाउंट पे कर देते हैं तो वो भी आपके लिए क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। एनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट DSC, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी जिस तरह आप समझे शेयर होते हैं वैसे ही ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी होते हैं। अगर आप इनको सेल आउट कर देते हैं, एनकैशमेंट का मतलब सेल कर देना, आपके पास DSC थी आपने उसको सेल कर दिया तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो आपका एग्जाम्प्ट होगा, ये आप एग्रीकल्चरल का पॉइंट याद रख लें। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, ये भी देखें एग्रीकल्चरल पर्पज़ आ रहा है तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म, ये भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम, ये भी एग्जाम्प्ट है। तो सिंपली याद रखिए एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। रीइंबर्समेंट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आपने इंश्योरेंस करवाई थी तो आपका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो कंपनी ने करवाया, उसके ऊपर आपको जितने भी आपका ख़र्चा आया वो आपने इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रीइंबर्स कर दिया तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड थ्रू बैंक, बाहर के मुल्क में आपका कोई रिलेटिव रहता है, आपका भाई है, आपका फादर है, वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट होती हैं। बाहर के मुल्क से आपको जो पैसे आते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। हाँ, वो जो आप सेंड करते हैं उस वक्त उसके ऊपर कोई कटौती वगैरह होती है, कोई टैक्स लगता है, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन वो जो उसकी फुल अमाउंट होती है वो आपकी एज ए इनकम के तौर पे टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 है अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस कैश और क्रॉस चेक, अगर आपको विरासत के अंदर कोई भी अमाउंट मिल जाती है तो जायदाद में से आपको कोई हिस्सा मिलता है, चाहे वो कैश में मिले चाहे वो क्रॉस चेक में मिले, प्रॉपर्टी की शक्ल में मिले, वो एग्जाम्प्ट होगा। डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थी तो उसे आपने सेल कर दिया, उस पर आपको कोई प्रॉफिट वगैरह हो जाता है या उसकी जो फुल अमाउंट है वो आपकी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो आपने अपनी फसल की इंश्योरेंस करवाई थी किसी वजह से आपकी फसल तबाह हो गई है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी आपके लिए क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये पॉइंट मुझे लगता है दोबारा से रिपीट हो गया, ये पॉइंट नंबर 13 था। तो इसके अलावा इसमें ये कुछ चीज़ें जो नॉट अलाउड होंगी, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका आपने कुछ भी नहीं करना। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आपने बस याद रखना है कि कौन सी चीज़ें टैक्सेबल हैं कौन सी चीज़ें एग्जाम्प्ट है, इसमें कोई परसेंटेजेस का मसला नहीं था, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।